नमस्कार, कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 30 जनवरी 2026 है। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों में काफी हलचल रही है। आज हम सिर्फ सुर्खियां नहीं जानेंगे बल्कि उनके पीछे की बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों में जातिगत भेदभाव से जुड़े यूजीसी के नए नियमों पर रोक क्यों लगाई, आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और यूपी पुलिस के तरीकों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट इतना नाराज क्यों है। तो चलिए इन कानूनी खबरों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले से जिसका असर देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा। अदालत ने यूजीसी के 2026 के नए नियमों पर रोक लगा दी है। जी, ये वो नियम थे जो कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। तो पहली नजर में तो ये एक अच्छा कदम लगता है, फिर अदालत ने इसे रोका क्यों? देखिए, ये बड़ा मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अदालत को इन नियमों की नियत पर शक नहीं है, लेकिन उनके शब्दों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में ही इन नियमों को अस्पष्ट कहा और ये भी कि इनका दुरुपयोग हो सकता है। अस्पष्ट? हाँ, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने जो टिप्पणी की वो बहुत गहरी है। उन्होंने कहा कि ये नियम समाज को विभाजित कर सकते हैं और इसका बहुत खतरनाक प्रभाव हो सकता है। लेकिन भेदभाव तो एक सच्चाई है। अगर उसके खिलाफ कड़े नियम नहीं बनेंगे तो वो खत्म कैसे होगा? बिल्कुल, और यही इस बहस का दूसरा पहलू है। अदालत ने यह भी पूछा कि जब SC/ST एक्ट जैसे कानून पहले से मौजूद हैं, तो जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब एक और कानून बनाने की क्या जरूरत थी? जी, तो यहाँ 2 विचारों में टकराव है। एक तरफ प्रगतिशील सोच है कि समस्या को नाम से पहचानो और उसे खत्म करो। दूसरी तरफ अदालत की चिंता है कि कहीं आप ऐसे नियम न बना दें जिनका गलत इस्तेमाल हो और समाज में दरारें और गहरी हो जाएं। तो अब आगे क्या होगा? फिलहाल के लिए 2012 के जो पुराने नियम थे वही लागू रहेंगे और इस पर आगे सुनवाई होगी। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो लगभग हर शहर में है, आवारा कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जी, ये एक स्वतः संज्ञान मामला था। मतलब कोर्ट ने खुद इस मुद्दे को उठाया था। इसमें जन सुरक्षा, पशु कल्याण, प्रशासनिक जिम्मेदारी, कई सारे मुद्दे एक साथ जुड़े हुए हैं। सुनवाई में कुछ खास बात सामने आई? हाँ, अदालत ने राज्यों और नगर निगमों को बहुत सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि अगर उन्होंने अस्पष्ट या गोलमोल हलफनामे दायर किए तो उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी की जाएगी। मतलब अदालत उनके काम से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। अदालत ने तो यहाँ तक कहा कि राज्य सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं और ये भी सामने आया कि गोवा और केरल जैसे राज्यों में पर्यटन पर भी इसका असर पड़ रहा है। अच्छा, क्या इस समस्या का कोई समाधान भी सुझाया गया? एक बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव आया है कि NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक ऐसा ऐप बनाए जिसके जरिए आम लोग सड़कों पर आवारा पशुओं की जानकारी दे सकें। ये तो एक अच्छा आइडिया है। जी, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। अधिकारों से जुड़ा एक और मामला घरेलू कामगारों का था। क्या उन्हें न्यूनतम वेतन का अधिकार मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में मांग की गई थी कि न्यूनतम मजदूरी को एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट घोषित किया जाए। पर अदालत ने ऐसा क्यों किया? वजह बहुत ही व्यावहारिक थी। अदालत का मानना था कि अगर ऐसा आदेश दिया गया तो इससे हर घर में मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी। हर घर में मुकदमेबाजी? सोचिए, हर घर जहां कोई काम करने आता है वो एक कानूनी लड़ाई का मैदान बन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे घरेलू कामगारों की बेहतरी और उनके शोषण को रोकने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाएं। अब चलते हैं हाई कोर्ट्स की तरफ, जहां कुछ बहुत ही तीखी टिप्पणियां देखने को मिली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। गंभीर से भी कहीं ज्यादा। यह मामला पुलिस एनकाउंटर से जुड़ा है, खास तौर पर आरोपियों के पैर में गोली मारने की जो प्रथा है। 28 जनवरी के एक आदेश में कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये एक रूटीन फीचर बन गई है। रूटीन फीचर, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। जी, इसका मतलब है कि अदालत इसे एक आध घटना की तरह नहीं बल्कि एक पैटर्न की तरह देख रही है और उन्होंने इसे लेकर यूपी के DGP से स्पष्टीकरण मांगा है। और सिर्फ यूपी में ही नहीं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी पुलिस पर नाराजगी जताई है। बिल्कुल, वहां कोर्ट ने पंजाब में एक नए वसूली उद्योग मतलब न्यू एक्सटोर्शन इंडस्ट्री के पनपने पर चिंता जताई है। अदालत इस बात से नाराज थी कि सरेआम हत्या करके शूटर भाग जाते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाती। तो दोनों ही मामले पुलिसिंग में जवाबदेही की तरफ इशारा करते हैं। एकदम।
अब एथनिक और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े एक मामले की बात करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े की याचिका खारिज कर दी। जी, ये याचिका नेटफ्लिक्स पर आर्यन खान से जुड़ी एक सीरीज के खिलाफ थी। वानखेड़े का कहना था कि ये मानहानि है, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। पर इस फैसले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कुछ और है। वो क्या? कोर्ट ने ऑनलाइन मानहानि के मामलों के लिए एक बहुत जरूरी सिद्धांत तय किया है। अब ऐसे मुकदमे केवल वहीं दायर हो सकते हैं जहां प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट रहता है या जहां असल में नुकसान हुआ है। इसका मतलब अब कोई किसी को परेशान करने के लिए देश के किसी भी कोने में जाके केस फाइल नहीं कर सकता। एकदम सही। इससे क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन को लेकर बहुत बड़ी स्पष्टता आई है। और एक और दिलचस्प मामला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ा था। हाँ, ये मामला तो भविष्य की एक झलक जैसा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एआई जनरेटेड फिल्म के निर्माण पर ही रोक लगा दी। अच्छा, क्यों? क्योंकि इस फिल्म में अभिनेता और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन के नाम, तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल हो रहा था। और वो भी बिना उनकी सहमति के। जी, बिना किसी सहमति के। और यहीं पर अदालत ने पहचान के अधिकार यानी पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं? आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपका नाम, ये आपकी पहचान है। कोई भी आपकी इजाजत के बिना इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये फैसला डिजिटल युग में इस अधिकार को मजबूती से स्थापित करता है। पर्यावरण के मुद्दे पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। बिल्कुल। मुंबई में वायु प्रदूषण को लेकर अदालत ने बीएमसी और नवी मुंबई नगर निगम के कमिश्नरों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो वेतन रोकने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। वेतन रोकने की कार्रवाई, ये तो बहुत सख्त है। जी, और उन्होंने प्रदूषण की निगरानी के लिए एक उच्च शक्ति समिति मतलब एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया है। और अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानूनी खबरें संक्षेप में। पहला, 2 हाई प्रोफाइल मामलों में राहत मिली है। जी, दिल्ली की एक अदालत ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मेधा पाटकर द्वारा 20 साल पहले दायर मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। वहीं मुंबई की एक विशेष अदालत ने एनसीपी नेता छगन भुजबल को महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप मुक्त कर दिया है। दूसरा, मध्यस्थता कानून पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक अहम स्पष्टीकरण आया है। हाँ, ये कारोबारों के लिए जरूरी है। अब किसी मध्यस्थता न्यायाधिकरण का कार्यकाल केवल मूल अधिकार क्षेत्र वाली सिविल अदालत ही बढ़ा सकती है, न कि वो हाईकोर्ट जिसने मध्यस्थ को नियुक्त किया हो। और तीसरा, कर्नाटक में बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए अच्छी खबर है। जी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार के प्रतिबंध के आदेश को रद्द करते हुए बाइक टैक्सियों को मंजूरी दे दी है। तो आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट एआई से बनी फिल्म पर रोक लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आवारा पशुओं की रिपोर्टिंग के लिए ऐप बनाने का सुझाव दे रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कानून और न्यायपालिका तकनीक को किस नजर से देख रहे हैं। क्या वो इसे एक संभावित खतरे के रूप में देख रहे हैं या एक समाधान के साधन के रूप में? तो इसका जवाब क्या है? खतरा या समाधान? जवाब है दोनों। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। जब टेक्नोलॉजी किसी के निजी अधिकारों जैसे उसकी पहचान पर हमला करती है तो अदालत एक ढाल बन जाती है, लेकिन जब वही टेक्नोलॉजी सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है तो अदालतें उसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये कोई एक बार का फैसला नहीं है। जैसे जैसे एआई, डीप फेक और डिजिटल पहचान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहे हैं, अदालतों को हर दिन हर केस में इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाना होगा। भविष्य की कई कानूनी लड़ाइयां इसी संतुलन पर निर्भर करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे देश भर की ताजा तरीन कानूनी खबरों के साथ। नमस्कार।